प्राइम डिबेट में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा राम जी करेंगे 400 पार। तीसरे चरण का मतदान पूरा हो गया है और आधी से ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। कुल मिलाकर 61% सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और तीसरे चरण में राम मंदिर, आरक्षण और पाकिस्तान के मुद्दों की एंट्री भी हुई है। पीएम मोदी ने एमपी के धार में आज कहा कि बीजेपी को 400 सीटें इसलिए चाहिए, इसलिए बीजेपी चाहती है ताकि कांग्रेस की साजिश को रोक सके। मोदी ने यह भी कहा 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 वापस ना ले आए, कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। तीसरे चरण में कितना जोर, कौन आगे रहा, किसके दावे में दम है, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। वोटिंग का तीसरा दौर, किसका चला जोर? दो 284 सीटों पर हुआ मतदान, 259 सीटों पर वोटिंग बाकी। राम मंदिर, आरक्षण से लेकर पाकिस्तान के मुद्दे की एंट्री। मिलना चाहिए एससी, एसटी, ओबीसी के हक का जो आरक्षण है वो धर्म के आधार पर लूट चला करके बांटना चाहती है। मोदी का कांग्रेस पर प्रहार, क्यों जरूरी है 400 सीटें? मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने दावे। लोगों को एक भरोसा राहुल गांधी की बातों पर हो रहा है। राम जी करेंगे 400 पार। चार खास मेहमान जुड़े हैं, एक एक करके परिचय कराते हैं। प्रताप राव साहब, प्रवक्ता बीजेपी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आरसी चौधरी साहब, पीसीसी महासचिव, स्वागत है आपका भी। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत आपका। निरंजन पोद्दार साहब, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी स्वागत। प्रताप राव साहब, पहला सवाल आपसे, जो बातें कही जा रही हैं कि इसलिए जरूरी है 400 सीटें, वो तो 272 से काम नहीं चलेगा क्या? देखिए, बात 272 और 400 की नहीं है। बात यह है कि जनता का कितना समर्थन, और निश्चित तौर पे जैसे 2014 के बाद 2019 में वो समर्थन बढ़ा और अब भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के आधार पर ऐसा समर्थन चाहती है कि आने वाले वर्षों तक भारत एक सुदृढ़ और सशक्त भारत बन के उभरे। और उसके लिए जिस तरह की कल्पनाएं नरेंद्र मोदी ने जनता के सामने रखी है और संकल्प पत्र के माध्यम से भाजपा ने जनता के सामने रखी है, उन संकल्प को पूरा करने के लिए जनता का समर्थन की चाहिए। हालांकि सरकार तो 272 में बन जाती है, लेकिन जब जनता का समर्थन प्रचंड होता है तो दुगना उत्साह होता है। भारत में गरीबी ना हो, तो देश में बदलाव होता भारत में बेरोजगारी ना रहे, भारत में महंगाई ना रहे, भारत विकसित राष्ट्र बन जाए। ठीक है, 2047 की बात करते हैं, लेकिन गरीबी ना हो, बेरोजगारी ना हो, महंगाई ना हो, ये भी तो चाहते होंगे। सुना ही नहीं दे रहा लेकिन। हाँ, तो 2047 का भारत ही ऐसा है। ना 2047 का ये मुद्दा आ नहीं रहा है सामने, जिसमें गरीबी नहीं होगी, जिसमें बेरोजगारी नहीं होगी। देखिए, ये संकल्प है, ये संकल्प है कि भारत की दिशा और दशा ऐसी होगी, भारत की नीतियों की दिशा, क्योंकि नीतियों का खुलासा हो चुका है 10 सालों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसका मतलब ये हुआ प्रताप राव जी, एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ भाई, एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि आप 70 साल कांग्रेस की बात करते हैं, 70 साल आप कांग्रेस की बात करते हैं, 14 में आपकी सरकार बनी, 5 साल पहले भी आपकी सरकार थी, 47 तक, ये 33 साल चाहिए ये देश से सब दूर करने में, 33 साल चाहिए। हाँ, तो क्यों नहीं चाहिए? बिल्कुल, जिस तरह के हालात बना दिए थे कांग्रेस ने पिछले 60-70 सालों में, उसके लिए 33 साल भी कम है, लेकिन 33 साल का एक लक्ष्य रखा है। 33 साल में बदलाव लाके रख देंगे। 10 साल में जिस तरह से तेजी से परिवर्तन किया है, आने वाले बाकी सालों में, आने वाले अशोक गहलोत जी ने भी विधानसभा चुनाव में 2030 का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था। गहलोत जी की छोड़िए, गहलोत जी ने तो पता नहीं क्या क्या किया था, गहलोत जी क्या क्या कहते हैं और कब कब पलटते रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो कहा 2014 में,
वो पूरा किया है। 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। गहलोत जी की तुलना मत कीजिए, तुलना करते वक्त काम को देखिए। केवल बोलने से नहीं होगा, दोनों के काम को देखिए। क्या कहा था 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और क्या कहा था 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस दिशा की ओर आगे बढ़े। जो जो संकल्प किए, जो जो वादे किए, जो जो जनता से एक कहा, वो सारी बातें लगभग पूरी करने की दिशा में आगे बढ़े। हालांकि हो सकती है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी अधूरी हैं, लेकिन नहीं तो क्या बीजेपी को यह डर है, बीजेपी को यह डर है कि अगर 400 पार नहीं होता है तो फिर 370 हटा लिया जाएगा, राम मंदिर में ताला लगा दिया जाएगा, आरक्षण फिर धर्म के आधार पर कर दिया जाएगा? देखिए बिल्कुल बात सही है। जिस तरह से प्रमोद कृष्ण ने खुलासा किया है, कांग्रेस के ही नेता थे, राहुल गांधी के एकदम निकट थे, उन्होंने खुलासा किया है कि राहुल गांधी अपने मित्रों को क्या कहते हैं कि कांग्रेस अगर वापस आएगी तो वापस बाबरी मस्जिद को बनाएगी, वापस बाबरी ताला लगाएगी, राम मंदिर को बंद करा देगी। यह प्रमोद कृष्णन ने कहा है, यह कोई भाजपा के नेता ने नहीं कहा, कांग्रेस के ही पूर्व नेता ने कहा है, जिन्हें निकाल दिया था कांग्रेस ने। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी क्या कहते हैं। दूसरी ओर लालू यादव क्या कहते हैं? लालू यादव कहते हैं कि पिछड़ों का, गरीबों का और अनुसूचित जाति जनजातियों का आरक्षण काट कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। लालू यादव ये कहते हैं कि मुसलमानों का आरक्षण चाहिए, अब किसका काटा जाए या किसका जोड़ा जाए ये नहीं कहा है। अब वो अलग बात है कि कैसे आरक्षण का प्रावधान होगा। आरसी चौधरी साहब, 400 पार बता दिया इसलिए चाहिए, वो आरक्षण इसलिए चाहिए कि आप बाबरी ताला लगा देंगे, आधार पे आरक्षण को कांग्रेस 370 हटा देगी, कांग्रेस धर्म के आधार पर SC ST OBC का हक छीनकर आरक्षण धर्म के आधार पर दे देगी। किससे पूछें? चौधरी साहब आपसे जवाब है। रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस भारतीय जनता पार्टी को 400 के आंकड़े से इतना प्यार है कि 400 से अधिक महिलाओं के साथ में दुष्कर्म करने वाले प्रज्वल रेवन्ना को केंद्र की सरकार ने यहां से पार कर दिया। आपके पार्टनर दुष्कर्मी को, भ्रष्टाचारी को आप बोल लीजिए, आपको मैंने बिल्कुल नहीं रोका, अगर आप मुझे अवसर दें। ये एक जर्नलिस्ट भी रहे, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, और इनके इतने एथिक्स नहीं है कि सुनने का ये साथ रखें। प्रज्वल रेवन्ना रेड्डी जिसके साथ में पार्टी का नहीं है। चौधरी साहब, आपकी पार्टी की एक नेत्री ने जो खुलासे किए उसका भी जिक्र कर लीजिए। सचिन पायलट तक उनसे बात नहीं कर पाए, सचिन पायलट से वो बात नहीं कर पाई, बता नहीं पाई क्या क्या हुआ उनके साथ छत्तीसगढ़ में, उनकी भी बात कीजिएगा। चौधरी साहब, प्रज्वल्ला की तो कीजिए आप बात। दुष्कर्मियों के साथ में खड़ी होने वाली भारतीय जनता पार्टी इस देश की आधी आबादी पे प्रहार करने वालों के साथ खड़ी होने वाली पार्टी, ये वही है जो प्रताप जी प्लीज एक मिनट सुन लीजिए, एक प्रताप जी जरा सुन लीजिए चौधरी साहब। और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी नहीं रोके ये भारतीय जनता पार्टी के। मैं ये कहना चाहूंगा रविंद्र जी, अगर आपके चैनल पे अगर आप अनुशासन नहीं बना सकते तो इस भारतीय जनता पार्टी के नेता को आप प्रिंसिपल की भूमिका में बताइए सर। एक मिनट ना, मैं प्रिंसिपल हूं ना आप प्रिंसिपल है। प्रताप राव जी को मैंने बोला है, मैं उनके मुंह के अंदर घुसकर उनको मुंह तो नहीं रोक सकता हूं, बंद कर सकता हूं। प्रताप राव जी भाई मेरी गुजारिश है आपसे प्लीज। प्रताप जी देखिए, करने का काम आइए मुद्दे पर आइए चौधरी साहब। प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक कर रहे हैं। इस देश के लोगों को कोसने का काम 10 साल में आपके पास मेरा 10 साल और कहते हैं कि बाबरी ताला वापस लगा देंगे, राम मंदिर को आप वापस बंद कर देंगे। कैसी हिम्मत है? प्रताप राव जी मेरी गुजारिश है आप एक बार शांत हो जाइए, मेरे को सवाल करने दीजिए चौधरी साहब से प्लीज। प्रताप राव जी प्लीज। तमाम नेता बौखला रहे और इस देश के अंदर नफरत घोलने का काम कर रहे हैं। संविधान की आत्मा में आरसी चौधरी साहब, अपने गठबंधन के घटक दल आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव के बयान का क्या आप समर्थन करते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए? जवाब दीजिए सवाल का चौधरी साहब। आवाज उठा ना पाए, आप कितना ही चिल्ला लीजिए, बाबरी ताला नहीं लगने देंगे। रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने मेरे को एक सेकंड नहीं बोलने दिया। प्रताप राव जी प्लीज, नहीं प्रताप जी प्लीज देखिए, वो फिर वो जवाब नहीं देंगे ना आपके सवाल का जवाब देंगे ना मेरे सवाल का जवाब देंगे, और जब आपकी बारी आएगी फिर वो भी इसी तरह से बोलेंगे। प्रताप राव जी प्लीज डेकोरम मेंटेन कीजिए प्लीज। लोग आपको भटकाएंगे भी, लेकिन लोकतंत्र के अंदर आपके वोट की चोट से ये डरेंगे भी और ये दौड़ेंगे भी और ठेला उठा के भागेंगे। 4 जून का दिन आएगा, पत्रकारों की भी आजादी आएगी, इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस आएगी
और इस प्रधानमंत्री ने जो इस देश की आत्मा पे, जो संविधान पे प्रहार आरसी चौधरी का जवाब दीजिए। लालू यादव का ये बयान कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, क्या इंडिया गठबंधन साथ है, उनके इस बयान पे समर्थन करता है? प्रताप राव जी थोड़ा खास ध्यान रखिए, जरा जवाब दीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने नहीं दूंगा क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी। चौधरी साहब बताइए ना, लालू यादव का ये बयान का समर्थन करते हैं क्या? राम गोपाल यादव के इस बयान का समर्थन करते हैं कि राम मंदिर बेकार का है? इस देश की संसद हो, राम मंदिर बेकार का है? आरसी चौधरी साहब राम गोपाल यादव के इस बयान का समर्थन करते हैं क्या? देश की जनता के मुद्दों की आवाज हो। आरसी चौधरी साहब, दो सवाल। क्या राम रविंदर गोपाल जी यादव क्या के कहना चाहते हैं? लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता ने व्यवधान डाला, आप उसको टोक नहीं पाए, आप उसको रोक नहीं पाए, और कांग्रेस की आवाज आपके दर्शकों तक पहुंचने का अवसर नहीं दिया। आप लगातार ये बात करें, ये इस देश के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे मंदिर बनाने का निर्णय उन्होंने दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय नहीं है। देश की संसद ने एक बार नहीं बोला है। इस प्रधानमंत्री ने एक शब्द राम का नहीं लिया है। ये कैसे लोगों को भ्रांत करने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं। मैं आपके पास आता हूं, भारतीय जनता मुझे ये बताएं कि 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, आधी से ज्यादा सीटों का मतदान हो चुका है, लेकिन आप क्या आज की तारीख में कहा जा सकता है कौन आगे कौन पीछे, या बराबरी का मुकाबला चल रहा है? आपका पीढ़ियां बात नहीं। देखिए रविंद्र जी, कौन आगे कौन पीछे अब इस चीज का तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से अभी चुनाव के अंदर एक देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए, जो इंडिया अलायंस कहूं या विपक्षी दल टीवी पे, ट्विटर के ऊपर, डिबेट्स के अंदर, इनके अंदर तो पूरी तरह सक्रिय है, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल के ऊपर उनका कैडर और उनका कार्यकर्ता नहीं दिखाई दे रहा। आज ही के चरणों के अंदर बहुत सारी बूथ ऐसी हैं जहां पे उनकी टेबलें खाली थी। इनके कई बूथों के ऊपर तो इनके लगभग 25% बूथों पे तो एजेंट तक नहीं बैठे। 93 सीटों की चुनाव हुआ, उसके अंदर आप गुजरात भी देख सकते हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश भी देख सकते हैं। और दूसरी बात देखिए, ऐसा है रविंद्र जी, जिस तरीके से ये जो बयानबाजियां तो वोटर डालने के लिए जा रहे हैं ना सर, वो ठीक है, कार्यकर्ता कितने मजबूती के साथ बूथ पर हैं वो जरूरी होता है। रविंद्र जी, हमारे यहाँ जिस कार्यकर्ता जब वोट निकालता है तो उसके अंदर कुछ वोट ऐसा होता है जो परिवर्तित होता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो न्योते का इंतजार करते हैं कि चलो भाई इन्होंने हमें बुलाया तो हम इन्हीं के पक्ष में वोट डाल दें, उस चीज का फर्क पड़ता है। रही बात जिस तरीके से अब 2024 का जो चुनाव था, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना मोमेंटम तैयार किया था, कहीं ना कहीं जो वोट प्रतिशत की जो घटता हुआ वोट प्रतिशत है वो चिंता की लकीर है। लेकिन दूसरी तरफ जो ये विपक्षी गठबंधन, चाहे राम गोपाल यादव के बयान की बात करें या चाहे जिस तरीके से ये इस टाइप के जो बयान कर रहे हैं, रविंद्र जी, मैं इसके अंदर एक ही बात कहूंगा कि ये 30-35 साल पुरानी बीमारी, हमारे यहाँ कहा जाता है कि लत और आदत छुट्टी सी छुट्टी है, एक दिन में नहीं छुट्टी, क्योंकि ये जो तुष्टीकरण की जो लत विपक्षी पार्टियों को पड़ चुकी है, कहीं ना कहीं ये रह करके जो इनकी जो वो मनोभावना है वो सामने आ जाती है। अब ये जनता को डिसाइड करना है कि भाई जिनको राम मंदिर से आपत्ति है, लेकिन मुख्तार अंसारी की मजार पे जाना जिनके लिए मंजूर है, लेकिन राम मंदिर में जाना मंजूर नहीं, क्या उन लोगों को जनता राम मंदिर वालों को स्वीकार करेगी या मजार वालों को स्वीकार करेगी? मिथिलेश जैमिनी जी, मुझे बताएं कि क्या बीजेपी राम मंदिर, आरक्षण जैसे तमाम मुद्दों की पिच पर विपक्ष को ले आई है और आगे 4 चरणों में होगा? इस बार के चुनाव में कहीं न कहीं सियासी पिच कांग्रेस ने तैयार किया और खेलने को मजबूर बीजेपी को किया, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि 2 चरणों में कहीं न कहीं जो बीजेपी का पूरा कैंपेन था वो इस पर डिपेंड था कि हमारी डेवलपमेंट पॉलिसी, हमारी गारंटी, हमारा संकल्प पत्र। लेकिन 2 फेज में जो ही वोटिंग परसेंटेज डाउन आया, और जो आज का चुनाव हुआ वो तो सबसे अहम है, क्योंकि 93 में 8 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, गुजरात, कर्नाटका, तमाम जगह, और कर्नाटका में तो लिंगायत कम्युनिटी हावी है। लेकिन क्या जो अभी आरसी चौधरी जी ने कहा रेवन्ना वाला अटैक होगा या नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस में जो एक चिंताजनक विषय है कि यूथ को आगे आने में रोका जा रहा है। जो एक कांग्रेस में चर्चा छिड़ गई है कि अशोक गहलोत को अमेठी का प्रभारी बनाया गया है और भूपेश बघेल को वहां का बनाया गया है रायबरेली का, लेकिन सचिन पायलट को कन्हैया लाल का प्रभारी
और दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट का बनाया गया है। तो कांग्रेस में थोड़ा सा जो माइक्रो मैनेजमेंट है वो हो सकता है पुअर लेवल का हो, लेकिन हाँ छत्तीसगढ़ के भी प्रभारी है, लेकिन जो अभी बनाया गया और स्टार प्रचारक छठे चरण के लिए 25 तारीख वाले में भी बनाया गया सचिन पायलट को। तो कहीं न कहीं पूरी कांग्रेस में 2 चरणों के बाद अलग से हमने देखा कि मनोबल बढ़ता हुआ नजर आया। और जिस राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा था कि वो अपने बाप दादों की विरासत यूपी से अलविदा हो गए हैं, उन्होंने रायबरेली से पर्चा भरा और उनके परिवार के खास रहे केएल शर्मा को अमेठी से लड़ाया। तो कहीं न कहीं इससे थोड़ी सी कांग्रेस को ऊर्जा मिली है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो इनका मैनिफेस्टो है उसको बार बार ये कहना कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, मुस्लिम आरक्षण बावरी ताला, ये कहीं न कहीं पूरे इलेक्शन को पोलराइज करने का तरीका है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज 93 में से कितनी सीटों पर बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार 48% वोट शेयरिंग की थी, तो क्या वो वोट शेयरिंग मेंटेन रख पाती है, नहीं रख पाती है। गुजरात में हालांकि सूरत में इनके एक प्रत्याशी मुकेश दलाल है वो जो बिना चुनाव जीते ही जीत चुके हैं। लेकिन जो सबसे अहम चीज है कि ये चरण सबसे अहम होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, और जिस तरीके से अब बीजेपी के लोगों को एक उम्मीद लगने लगी है। लेकिन जो 400 पार का नारा था उसमें राजस्थान में अमित शाह का कहीं न कहीं ये बयान राजस्थान के कांग्रेसी कोड कर रहे हैं कि उन्होंने भी मान लिया है कि मिशन 25 कंप्लीट नहीं हो रहा है, जो हैट्रिक और क्लीन स्वीप है उसमें थोड़ा डेंट लगा है। तो अगर ऐसे डेंट अगर हम जोड़ते जाएं, एमपी में भी लगता है क्या, यूपी में भी लगता है क्या, गुजरात में भी लगता है क्या, तो क्या जो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर जद्दोजहद छिड़ी हुई है, जिसमें साफ कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो शिक्षक भर्ती के मामले में नौकरियां कम है, लोग बेरोजगारी है। तो कहीं न कहीं बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा भी इस चुनाव में एक अंडर करंट था। आरसी चौधरी, बीजेपी कह रही है 400 पार और इसलिए 400 पार, कांग्रेस का नारा कितने पार का है और क्यों? देखिए हरियाणा में आज जो झटका लगा है वो भी बीजेपी के लिए अलार्मिंग है। जी रविंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि इस भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के अंदर विपक्ष को कोसने का काम करते रहे। आप जैसे चैनल पे बैठ के निरंजन पौदार जी कह रहे हैं कि मुख्तियार की मजार पे तो जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब जिन्ना की मजार पे जाके शीश नवाते हैं और नवाज शरीफ के घर पे बिना बुलावे पे जाते हैं, तब इन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म नहीं आती और ना ही ऐसे राजनीतिक विश्लेषक को कहने का साहस और दम जुटा पाते। आज देश की जनता पूछ रही है रोजगार को लेकर क्या सपना है। देश की जनता पूछ रही है, जब 56 रुपए लीटर डीजल था, 71 रुपए पेट्रोल था, 410 रुपए गैस का सिलेंडर था, मोदी जी महंगाई का मैं बोलिए। मणिपुर में सैनिक की पत्नी के साथ में जो विभत्स दृश्य हुआ, निर्वस्त्र करके और जिस प्रकार से दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दिया गया, मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे, ये पूछ रहा है। रवन्ना जिसने 400 महिलाओं के साथ में दुष्कर्म किया, जिसके लिए मोदी ने वोट मांगे, उसको रवन्ना को मोदी ने क्यों भगा दिया, ये पूछ रहा है। मेहुल चौक से नीरव मोदी, विजय माल्या, ये जो तमाम जो लोग हैं वो कैसे भाग गए। अपने पूंजीपति मित्रों को 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ करता है और किसान पे लाठियों का प्रहार करता है। सारी 700 किसान की हत्या का जिम्मेदार कौन है, ये देश पूछ रहा है। ये देश पूछ रहा है कि वो राष्ट्र गौरव की बेटियां जब अपने न्याय के लिए लड़ रही थी तब प्रधानमंत्री को ये बेटियां ध्यान में क्यों नहीं आई। ये पूछ रहा है बिल्किस बानो के दुष्कर्मियों को भारतीय जनता पार्टी के नेता जब माला पहना रहे थे तब कहां थे। डरावा मोदी और देश को डराने का काम कर रहा है। ये मैं कह रहा हूं दावे के साथ में 4 जून को प्रधानमंत्री अपना थैला उठा के चल देंगे और भारतीय जनता पार्टी मैं आपके सवाल का जवाब लेता हूं। प्रताप राव जी इन सवालों का जवाब आप दीजिएगा प्रताप राव जी, लेकिन एक मिनट आरसी चौधरी साहब, एक मिनट रविंद्र जी, सवाल मुझे मेरे से किया तो जवाब भी ले लेते मेरे से। हिंदुस्तान की जनता चौधरी साहब 1 मिनट बस निरंजन जी आप जल्दी से काउंटर जवाब दीजिए, फिर जा रहा हूं प्रताप राव के पास। देखिए रविंद्र जी, अब चौधरी साहब को कौन बताए, रेवन्ना की बात करेंगे तो रेवन्ना मेरे को एक बात बताइए, अगर सितंबर के अंदर वो वहां की कोर्ट के अंदर वो एफिडेविट देता है कि मेरे 2000 फेक वीडियो जारी करके मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, सरकार ने जांच क्यों नहीं बिठाई, पहली बात। दूसरी बात, ये जो विदेश भागने की बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, उसके विदेश भागने से पहले कौन सी उसके ऊपर FIR थी और उसको भागने के बाद ये तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और दूसरी बात देखिए, सबसे बड़ी बात उसको चुप करा दिया गया, उसको पकड़ा गया, गिरेबान में झांक के देखते नहीं है कांग्रेसी।
बता दें। गिरे पाम में झांक के देखते नहीं, इसलिए सपाट हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, खत्म होते जा रहे हैं। कांग्रेस का नाम ठीक है, एक मिनट, एक आरसी चौधरी साहब अब आप बीच में बोल रहे हैं। अब जब आरसी चौधरी साहब अब आप बीच में बोल रहे हैं तमाम महिलाओं पे और फिर यहाँ पर हमारे ऊपर सवाल खड़ा करते हैं बेकार का। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट से के पेट्रोल रविंद्र जी, मैं निवेदन कर रहा था, आरसी चौधरी साहब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। नहीं सुनेंगे वो ध्यान से, अनुरोध सवाल उठाते हैं बेकार का। अनुरोध कीजिए, सरकार के सामने बोलने का साहस कीजिए। रवना इस देश से बाहर हो गए, इसका साहस आप बोलिए, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है निरंजन जी। वोट कौन मांगना था उसका साहस कीजिए। देखिए, जब पहलवान बेटियां भूषण के ऊपर आरोप लगाए तो ये कहें बिना जांच के उसको फांसी लगा दो, लेकिन अगर राधिका खेड़ा कांग्रेस के नेताओं के ऊपर आरोप सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआईआर दर्ज करो, तो राधिका खेड़ा झूठी बोल रही है, कांग्रेस के नेता दर्ज नहीं करती है, कहने का आतंकियों को बिरयानी खिलाने वाले बड़ी बड़ी प्रताप राव, मुझे बताएं, जो सवाल यहाँ पर आरसी चौधरी ने उठाए, क्या आपको लगता है कि अगर राम मंदिर की आरक्षण की लगातार बात की जा रही है तो फिर इन मुद्दों की भी बात होनी चाहिए? 400 पार का नारा अगर आप दे रहे हैं तो उसमें फूल इन मुद्दों का भी होना चाहिए। मुद्दों की होनी चाहिए, लेकिन चौधरी साहब प्लीज, चौधरी साहब, आरसी चौधरी साहब, मैं कहता हूं आप प्लीज शांत हो जाइए एक बार। के लोग गला फाड़ने के अलावा, केवल गला फाड़ने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। आरसी चौधरी साहब प्लीज एक बार शांत हो जाइए आप। जनता ने उन्हें नकार दिया है, दुत्कार दिया है। जनता उन्हें बिल्कुल साफ करने वाली है, जनता सफाया करने वाली है। कांग्रेस का नाम लेवा कोई नहीं बचा है। यूपी खत्म है, मध्य प्रदेश खत्म है, राजस्थान में पटिया पहाड़ है। अब देश में कांग्रेस का कोई नहीं बचा है। एक आरसी चौधरी बचेंगे राजस्थान में केवल चिल्लाने के लिए, और कोई आरसी चौधरी के अलावा बाकी सब लोग कांग्रेस छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि और कोई बचेगा ही नहीं। अकेले ये बचे केवल कांग्रेस में। 3 चरण में 7 चरण इस भारतीय जनता पार्टी का तमाम नेता, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। कांग्रेस इसलिए बार बार कहती है बाबरी ताला लगा देंगे, बाबरी ताला लगा देंगे। कहते हैं कि कोर्ट ने निर्णय दिया है, कोर्ट के निर्णय पे ताला लगा देंगे। आरक्षण जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक रूप से पिछड़ों को दिया, कहते हैं कि ये मुसलमानों को दे देंगे, मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे केवल वोट के लिए। मुसलमान पाकिस्तान ये केवल काम करते हैं। प्रताप बराबर पर मुकाबला है आपका, अपने आवाज के लेवल पर बराबर का मुकाबला है प्रताप राव जी, आरसी चौधरी जी। मिथिलेश जैमिनी सर, मेरे को समझाइए जरा, दर्शकों को समझाइए, 4 चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं, 4 चरणों के चुनाव बाकी हैं। बयान बहुत हमने सुने इस दौरान, ये बयानों की बयार, ये आरोप प्रत्यारोप और भी तीखे होंगे या थोड़ी इनमें नरमी आएगी? देखिए, जिस तरीके का मौसम का अंदाज है, जिस तरीके से राजस्थान में सूर्य देव का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, वैसे ही नेताओं की जुबान से अभी और जहर उगलना बाकी है। और जिस तरीके से अब ये धर्म पर आधारित पूरा चुनाव हो गया, वोट पोलराइज हो गया है, और क्या उसको पोलराइजेशन करने में बीजेपी सफल होती है, तो फिर जो बीजेपी ने एक दिवा स्वप्न देखा है कि 1984 में राजीव गांधी ने 414 सीटें जीती थी, उसके 1984 में उसको मिथक को पार कर दे, लेकिन उसके लिए बीजेपी को बहुत प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से पसीना बहा रहे हैं, जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पसीना बहा रहे हैं, शायद कुछ उसमें कामयाब हो जाएं। लेकिन कांग्रेस को भी 64% मतदान अभी तक रहा है, वो आगे बढ़ भी सकता है। अब चुनाव आयोग हालांकि 4-5 दिन बाद भी आंकड़े फाइनल जारी करती है, लेकिन जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसके मुताबिक असम में 75% मतदान हुआ है, और बंगाल में देखिए वहां पर भी करीब 74% मतदान हुआ है। असम और पश्चिम बंगाल ओवरऑल 64%, इन 82 सीटों पर कैसे देखते हैं सर? 10 सेकंड आंकड़े 10 दिन बाद में चुनाव। अरे चौधरी साहब, जहां सबसे ज्यादा आप बोले और फिर कहते हैं बोलने नहीं दिया जाता। सबसे ज्यादा आप बोले हैं आरसी चौधरी साहब, सबसे ज्यादा आपको मौका दिया, सबसे ज्यादा सवाल आपसे पूछे, सबसे ज्यादा बार आपने जवाब दिया, फिर भी आप बीच में बोले जा रहे हैं। आरसी चौधरी साहब प्लीज। देखिए रविंद्र जी, जहां जहां मुकाबला खड़ा है वहां वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत आश्वस्त है वहां समझ लीजिए वोटर सूट है। इसका उदाहरण अगर कहेंगे तो मैं राजस्थान के अंदर पहले चरण की 12 सीटें थी, उनके अंदर आप देखेंगे जिन सीटों के ऊपर, चाहे चूरू हो, चाहे नागौर हो, चाहे सीकर हो, वहां पे आप देखेंगे कि वोट प्रतिशत बढ़ा था। लेकिन जहां जहां जीत के प्रति भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त थी वहां वोटर कहीं ना कहीं आप देखेंगे, चाहे बंगाल
बंगाल देखिए, तमिलनाडु देखिए, गोवा देखिए, जहां पे बिल्कुल अपने अपने तरीके से इस मतदान प्रतिशत को लेकर बातें और दावे किए जाएंगे और ये लाजमी भी है, लेकिन चुनाव प्रतिशत, मतदान प्रतिशत अगर और बेहतर होता है इससे तो ये लोकतंत्र के लिए भी सुरक्षित होगा, बेहतर होगा। डिबेट खत्म होने जा रही है। आरसी चौधरी साहब थोड़ा आराम कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रताप राव साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिथिलेश जी आपका भी धन्यवाद। निरंजन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।